पहला क्वेश्चन था जी कि इन केस ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर आर टेकन एज बेस। तो प्रीवियस ईयर की फिगर एज अ बेस ली जाती है कंपैरेटिव स्टेटमेंट में, कॉमन साइज में नहीं, इसलिए आंसर फॉल्स, मेजॉरिटी का सही। सेकंड क्वेश्चन, ऑन फर्म्स डिसोल्यूशन what entry will be made on the realization of goodwill which was not shown in the balance sheet। मैंने नॉट लिख करके कंफ्यूज करा है जी, और कैपिटल लेटर में लिखा है, तो बहुत बच्चे नो एंट्री लिखा है, तो मैं नो मार्क्स लिखा है। रियलाइजेशन ऑफ गुडविल का मतलब सेल ऑफ गुडविल, गुडविल अगर बिक रही है तो पैसा आ रहा। स्टेप 2 में बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री पास कर ली, इसने सही प्रैक्टिस करी, वो सही लिख करके आया। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सब्सक्रिप्शन मेजॉरिटी का सही है जी, बहुत बढ़िया बात है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है सब्सक्रिप्शन की, तो दिन को छोड़ करके सभी का सब्सक्रिप्शन वाला अमाउंट सही था। मिस्टेक कहाँ थी मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। सर बैलेंस शीट मांगी है इसके अंदर करंट ईयर की, लेकिन कैपिटल फंड नहीं दे रखा, तो आपको वर्किंग नोट में प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट भी बनानी थी कैपिटल फंड जानने के लिए। फर्नीचर दिया हुआ है 1 लाख रुपीस का, 10% डेप्रिसिएशन का रेट है, तो ये फर्नीचर 3 जगह आएगा। पुरानी बैलेंस शीट में फर्नीचर पूरा 1 लाख, इनकम एक्सपेंडिचर में 1 लाख पर 10%, 10,000 डेप्रिसिएशन। करंट ईयर की बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन के बाद की फिगर 90,000। ये तीनों जगह फर्नीचर आना था, किसी ने 2 जगह, किसी ने 1 जगह अपनी सत्ता के हिसाब से, तीनों जगह लिखना था। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इनकम एक्सपेंडिचर मेजॉरिटी का सही था, बैलेंस शीट में स्टॉक लिखना भूले हैं, करीब 1/3 बच्चे भूले हैं। स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दे रखा है पॉइंट नंबर 3 में, तो ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में आना है, क्लोजिंग स्टॉक है क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में आना है। अमाउंट साफ साफ दे रखा है, आपको सिर्फ लिख करके आना था, कुछ कैलकुलेट थोड़ी करना। अपने सारे मिस्टेक्स का ध्यान रखें, नेक्स्ट टेस्ट देने से पहले अपने प्रीवियस सारे आंसर शीट वगैरह निकाल करके दिखा करो पिछले टेस्टों में क्या मिस्टेक हुई थी, ये मिस्टेक रिपीट ना हो नेक्स्ट टाइम। लोकर रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट रिसीव करना है जी, रेंट हमारे लिए इनकम है, इनकम के साथ अगर आउटस्टैंडिंग वर्ड लग जाए तो वो लायबिलिटी नहीं एसेट बन जाता है, तो आपको लोकर रेंट आउटस्टैंडिंग भी बैलेंस शीट की एसेट में लिखना था। इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए की, 1 महीने का इंटरेस्ट देना है, उस पे 500 रुपए रिसीट साइड में चेक कीजिए, 1 रुपए का भी इंटरेस्ट नहीं मिला, इसका मतलब पूरा का पूरा इंटरेस्ट एक्रूड। क्या करना था आपको, पुरानी बैलेंस शीट में तो आना नहीं इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसका खरीदी 500 रुपए इंटरेस्ट क्योंकि इनकम है, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट क्योंकि एसेट है, बैलेंस शीट में इंटरेस्ट क्योंकि एक्रूड है। कमेंट कर सकते हैं इसको, इनर कॉलम में लिखें इन्वेस्टमेंट 1 लाख ऐड एक्रूड इंटरेस्ट 500, आउटर कॉलम में 1 लाख 500, या फिर आप अलग अलग दिखाएं, इन्वेस्टमेंट 1 लाख एक्रूड इंटरेस्ट 500। आप पूछ सकते हैं स्पेसिफिक डाउट, मेरे अकॉर्डिंग जो कॉमन डाउट थे वो हो गए। सब्सक्रिप्शन फॉर पीरियोडिकल्स, पेमेंट साइड में दी हुई है सर तीसरी आइटम, सब्सक्रिप्शन फॉर पीरियोडिकल्स, ये क्या होना चाहिए डाउट है इनका, इनके अकॉर्डिंग लायबिलिटी होनी चाहिए, समझते हैं। पीरियोडिकल का मतलब सर वो बुक्स जिसकी लाइफ अप टू 12 मंथ होती है। पीरियोडिकल का मीनिंग वो सारी बुक्स या पेपर या मैगजीन या न्यूज़पेपर जिसकी लाइफ लेस देन 12 मंथ होती है, उसे पीरियोडिकल कहते हैं। सब्सक्रिप्शन क्या होता है सर, सब्सक्रिप्शन क्या नहीं होता है कि न्यूज़पेपर खरीदने का तरीका कि मैं शॉप पर जाऊं 5 रुपए दूं और न्यूज़पेपर खरीद करके ले आऊं। फिर कुछ लोग होते हैं जैसे पार्क गए, पार्क से आते टाइम न्यूज़पेपर खरीद लिया और पढ़ लिया, कभी मूड नहीं है तो नहीं खरीदा, वो तो इस हिसाब से खरीदते हैं, उन्होंने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा।
जो बात नहीं जाता न्यूज़पेपर उसको पढ़ना होता है, वो क्या करता है कि जो न्यूज़पेपर के वेंडर है उनसे बात करता है, वो एक चेक इशू करके देता है। जैसे मैंने ले रखा है ये 1499 का चेक इशू करा 1 साल के लिए, मेरे पास न्यूज़पेपर घर बैठे आया, तो सब्सक्रिप्शन ले रखा है मैंने पीरियोडिकल्स का, तो ये एक्सपेंसिव तो हुआ, लायबिलिटी कैसे हुई? ठीक है, हाँ जी देखो लायबिलिटी पैसा मिलने पे होती है कि पैसा देने पर होती है? पैसा मिलने पर होती है। कभी पेमेंट भी करी और लायबिलिटी भी बन जाए, ऐसा होता नहीं। इनका डाउट ये आ रहा है कि सर ये स्पेसिफिक है इसलिए शायद लायबिलिटी, तो आपने ये तो याद रखा कि स्पेसिफिक लायबिलिटी होता, लेकिन ये याद रखा स्पेसिफिक डोनेशन लायबिलिटी होता। पेमेंट करने से तो लायबिलिटी कभी बनती नहीं है, पैसा मिलने से तो लायबिलिटी हो सकती है। ठीक है, और कुछ अगर यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फॉर बुक्स होता तो कोई एसेट होता है? सब्सक्रिप्शन फॉर बुक्स तो डेफिनेटली एसेट होता है। बुक जब भी वर्ड दिख जाए तो वो एसेट है। डाउट्स खत्म जी? डाउट देते हैं कि टेस्ट सीरीज 6 के जो आप लोगों का होमवर्क था आज का 1 से 6 क्वेश्चन नंबर डाउट पूछिए इसमें से। टेस्ट सीरीज 6 क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक जो भी डाउट मुझे पूछे। तो फोन का अदर एक्सपेंस वाला पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 4 जी, फिल इन द मिसिंग फिगर्स। इसमें जो पॉइंट है अदर एक्सपेंस वाला, ध्यान से देखिए जी। लास्ट ईयर अदर एक्सपेंस 2 लाख, प्रीवियस ईयर करंट ईयर के नहीं पता, एब्सोल्यूट चेंज नहीं पता, परसेंटेज चेंज पॉजिटिव में 150, 2 लाख रुपीस में 150% का चेंज आ क्वेश्चन बता रहा है साहब सर, तो आप क्या करें 2 लाख का 150% कैलकुलेट कर लें, ये 3 लाख आ गया, 3 लाख का चेंज आया, ये चेंज वाला अमाउंट है। 2 लाख में अगर पॉजिटिव 3 लाख का चेंज है तो नए वाले करंट ईयर कितना होगा? 5 लाख। और कुछ हाँ जी, 6 क्वेश्चन में कैश फ्लो करंट लायबिलिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग से कैश क्रेडिट ये क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये कैश क्रेडिट, सी से लिमिट होती है। ये कैश क्रेडिट क्या है सर? बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट 99.99% सेम। आई रिपीट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये तो आपको पता है बहुत अच्छे से क्या होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट ये दोनों सेम होते हैं। डिफरेंस क्या होता है? बैंक ओडी की जब हम बैंक ओवरड्राफ्ट लेते हैं तो बदले में जो सिक्योरिटी पर देते हैं वो फिक्स्ड एसेट देते हैं, और कैश क्रेडिट जो मिलता है वो करंट एसेट की सिक्योरिटी पर मिलता है, और सिक्योरिटी की जनरल एंट्री होती नहीं है। तो इसलिए हम अकाउंटेंट के लिए दोनों एक ही चीज, बैंक ओवरड्राफ्ट दिखे या कैश क्रेडिट दिखे, हमारे लिए दोनों चीजें सेम, ठीक, दोनों की सेम रेट। और कुछ फाइनेंसिंग में आ गया। हाँ, फाइनेंसिंग में फाइनेंशियल एक्टिविटी शॉर्ट टर्म बोरोइंग। जी वापस आते हैं रिटायरमेंट चैप्टर पे। बुक का कुछ काम नहीं है कि बोर्ड पर देखें। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है कि जब भी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो, मतलब चेंज इन पार्टनरशिप, रिकंस्टिट्यूशन वर्ड इस्तेमाल करते हैं बड़े वाले चेंजेस के लिए। बड़े वाले चेंजेस कौन कौन से हैं ये एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। हमारे कोर्स के अंदर सिर्फ चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, ये 4 हैं। इसके अलावा भी होते हैं लेकिन हमारे कोर्स के अंदर सिर्फ 4। इसको रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होते हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट में ये बात लिखा हुआ है कि जब भी रिकंस्टिट्यूशन हो तो उस टाइम हर एक एसेट की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट की जाए,
हर लायबिलिटी को रीअसेस किया जाए, आज की पेएबल वैल्यू कैलकुलेट की जाए, और इसमें अगर कोई चेंजेस आता है तो इसका इफेक्ट ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दिया जाए। तो लॉ से बना ही अकाउंट्स का चैप्टर, अकाउंट्स से लॉ नहीं बनता, लॉ से अकाउंट बनता है। लॉ में जो चीज लिखी दी जाती है उसके बेस पर हम अकाउंटेंट काम करते हैं। अकाउंटिंग इज पास्ट, अकाउंटिंग फ्यूचर की अकाउंटिंग नहीं होती, पास्ट की अकाउंटिंग होती है। ये पार्टनर्स की मर्जी है कि बैलेंस शीट में वो नए वाली वैल्यू लिखें या पुरानी कैरी करते हैं। उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम कि पुरानी वैल्यू कैरी करें तो अकाउंटिंग कैसे होगी, नई वैल्यू कैरी करें तो अकाउंटिंग कैसे होगी। एक्ट में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि अगर जब रीवैल्यूएशन की वजह से जो चेंजेस हो रहे हैं उसका इंपैक्ट प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाना चाहिए। रिवाइज्ड फिगर लिखना या नहीं लिखना ये पार्टनर्स के हाथ में छोड़ा हुआ है, एट प्रेजेंट ऑप्शनल है। इसलिए हमारे पास दो वैरायटी क्वेश्चन की मिलती है, रिवाइज्ड फिगर वाली और ओल्ड फिगर वाली। अगर लॉ में ये चेंज आ जाए कि रिवाइज्ड फिगर ही रहेगी या ओल्ड फिगर ही रहेगी तो हमारा सिलेबस और आधा कम हो जाएगा। तो उसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। इसमें बताया था कैश फ्लो में भी ऑपरेटिंग के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो मेथड थे। जब इनडायरेक्ट कंपलसरी कर दिया तो हमारा सिलेबस कम हो गया, डायरेक्ट वाला हट गया। असेट की रिवैल्यूएशन कैसे करी जाएगी सर? सपोज 10 असेट लिखी हुई है, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं जी हम। 11th क्लास चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था आईएफआरएस और एएस में डिफरेंस वाला क्वेश्चन था। डिफरेंस बिटवीन आईएफआरएस एंड एएस। क्यों समझ लीजिए, इंडियन रुपी और डॉलर में फर्क। उसमें एक मेजर फर्क ये था कि जो लॉन्ग टर्म वाली एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है, इंडियन उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं और अदर कंट्रीज में या मैं कहूं यूएस में उसको मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं। दोनों के व्यू पॉइंट से दोनों आंसर सही हैं। सर कॉस्ट पे रिकॉर्ड करने का लॉजिक क्या है, वो मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करने का लॉजिक क्या है? तो देखो यूएस वालों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि भैया हमारी बैलेंस शीट देख करके इन्वेस्टर पैसा लगाता है। अगर मेरी बैलेंस शीट में मैं पुराने वाली वैल्यू लिखे रखूं और आज की डेट में मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है मेरे एसेट्स की, उसको लगेगा कम छोटी कंपनी है तो वो पैसा नहीं लगाएगा मेरी कंपनी में। यूएस में 50% जो पॉपुलेशन है वो शेयर मार्केट में पैसा लगाती है, 50%। इंडिया में 3-4% है बस, इसलिए वो ज्यादा अकाउंट उनके हिसाब से बनाते हैं ज्यादातर। इसलिए वहां पर मार्केट वैल्यू फिक्स्ड एसेट्स की दिखाई जाती है, कॉस्ट प्राइस पर नहीं। इंडियन वाले क्या कहते हैं कि भैया बिल्डिंग खरीदने के बाद हम मार्केट वैल्यू देख ही क्यों रहे हैं उसकी। भाई आप लोगों का जो भी घर है आप उसकी मार्केट वैल्यू चेक करते हो 6 महीने बाद, 1 साल बाद? नहीं। जब बेचना हो, मान लीजिए आपको शिफ्ट करना है घर, तो आप मार्केट वैल्यू चेक करते हो, ऐसा ही होता है। तो ऐसे बिजनेसमैन जो इंडियन है उनका जो व्यू पॉइंट है वो यही है कि जब हमारे पास फिक्स्ड एसेट है वो हमें बेचनी ही नहीं तो मार्केट वैल्यू उसकी देखी क्यों, कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे हम। तो मार्केट वैल्यू डेली बदलती है मार्केट वैल्यू, तो कभी ज्यादा कभी कम, तो हम कॉस्ट पर ही कैरी करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव उनका होता है। दोनों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही है, कोई गलत नहीं है। खैर अब रिवैल्यूएशन पता है रिक्वायरमेंट नहीं आ रही है रिवैल्यूएशन की, क्योंकि हमने सारी सेट लिखी हुई कॉस्ट प्राइस पे पुराने वाली वैल्यू है। आज की डेट में वैल्यू कुछ और है, ध्यान से देखते हैं। तो बिल्डिंग यहाँ पर है 20 लाख की, $5 लाख की, और पार्टनर है ए बी और सी। काफी साल पहले खरीदी थी बिल्डिंग 5 लाख। आज मिस्टर जो बी है ये रिटायरमेंट ले रहा है फर्म से। आज की डेट में मार्केट वैल्यू इस बिल्डिंग की 20 लाख हो गई है। सभी जानते हैं हम उसका पुराना घर कितना गुना चेंज आया हुआ प्रॉपर्टी में। तो ये जो 5 लाख की बिल्डिंग है ये मार्केट वैल्यू इसकी 20 लाख। मेरे डैडी ने वाला जो जगह है खरीदा था 80,000 रुपए में, अभी 1 करोड़ की वैल्यू है इसकी। तो कितना गुना चेंज आया है प्रॉपर्टी में, मेजर प्रॉपर्टी का डिफरेंस आता है। बाकी एसेट में तो नहीं, मैक्सिमम टाउन वाले आता है क्योंकि मशीन पुरानी हो गई कम में बिकेगी, फंड से पुराना हो गया कम में बिकेगा। सिर्फ प्रॉपर्टी ही जनरली ऐसी होती है, स्प्रेड बढ़ता है। तो 5 लाख की बिल्डिंग, इसकी मार्केट में आज की वैल्यू 20 लाख है। सपोज रिवैल्यूएशन नहीं करते तो ये बेचारा भी अपने कैपिटल का पैसा लेके चला जाएगा बस, और उसके रिटायरमेंट के बाद जब बिल्डिंग बेचेंगे तो 15 लाख का प्रॉफिट होगा। तो सिर्फ एओसी में बटेगा क्योंकि दो ही पार्टनर होंगे उस टाइम में। बिल्कुल नुकसान हो गया ना इसमें, इनजस्टिस नहीं करना किसी के साथ, इसीलिए लॉ बना।
तो लॉ ये कह रहा है कि देख भाई 5 की बिल्डिंग तेरी उसमें है, मार्केट वैल्यू 20 की है, तो 15 लाख का प्रॉफिट बनता है। 15 लाख का प्रॉफिट इन तीनों में बांटोगे तब रिटायरमेंट कंप्लीट होगी। अब रिटायरमेंट 15 लाख बांटने के बाद अब बैलेंस शीट में तुम इस बिल्डिंग को 20 की दिखाओ या 5 की दिखाओ, ये तुम्हारी मर्जी, ये पार्ट में छोड़ाओ। 15 लाख का प्रॉफिट अभी बांटना है तीनों। ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, असेट्स की रीवैल्यूएशन करना, वैल्यू दोबारा से करना। इसमें उल्टा भी हो सकता है, मार्केट में डाउन भी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीद के रख ली कि वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन उस एरिया में डेवलपमेंट ही नहीं हुई तो वैल्यू बढ़ी या डाउन रहेगी। ये चीज भी होती है। मशीनरी फर्नीचर इस केस में मैक्सिमम को डाउनफॉल दिखेगा। मशीनरी सेकेंड हैंड होने के बाद नहीं उसकी वैल्यू इतनी रह जाती तो रिस्क नहीं लेता। तो मशीनरी ऐसी चीज है जो हर पर्सन लेटेस्ट लेने की कोशिश करता है और महंगी लेने की कोशिश करता है। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि एम्प्लॉइज की सैलरी जारी होती है, डेली बेसिस जारी होती है। अगर दोपहर में मान लीजिए 11 बजे मशीन रुक गई तो लेबर के मजे आ जाते हैं, या पूरे दिन काम नहीं करना पड़ेगा लेकिन सैलरी मिलेगी, क्योंकि गलती ओनर की गलती है ना, क्योंकि मशीन अगर खराब हो गई तो लेबर काम नहीं कर पा रही, लेकिन वो तो ही बैठा हुआ है, बिना काम करे सैलरी मिलेगी, तो डबल नुकसान हो गया ओनर को। एक दिन की सैलरी गई, कुछ काम भी नहीं मिला, मशीन भी खराब हो गई। इसलिए मशीन हमेशा लेटेस्ट चीज परचेज करता है इंसान, सेकंड हैंड नहीं। ठीक सर, जब मशीन की बिल्डिंग की हम इसी एग्जांपल लेता हूं कि बिल्डिंग 5 से 15 20 लाख की होगी, 15 लाख की बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। अब इसकी काउंटिंग कैसे करते हैं, ध्यान से देखें सर। बिल्डिंग एसेट है, एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, एसेट की वैल्यू घटती है तो क्रेडिट करते हैं। 11th क्लास में डेबिट क्रेडिट के रूल पढ़े। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 15 लाख रुपीस। अब ये तीनों पार्टनर का पार्टनर है प्रॉफिट ए बी सी में 5 लाख 5 लाख 5 लाख। ऐसी कोई मशीनरी है मान लीजिए 12 लाख से 9 लाख की रहती है, 3 लाख की वैल्यू कम हो। अब इसकी एंट्री क्या होगी, ट्राई करें। मशीनरी डेबिट करोगे क्रेडिट करोगे, कितना बताओ। मशीनरी एसेट है, डिक्रीज हो रही है, क्रेडिट होगी। और लॉस के केस में कैपिटल डेबिट हो जाएगी, कैपिटल डिक्रीज डेबिट। ठीक बात है। तो सर ऐसी 10-15 एसेट होंगी, 4-5 लायबिलिटी होंगी, ऐसी बहुत बार एंट्री करनी पड़ेगी कि आपको पता लग पाएगा कि फाइनली प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। नहीं, 11th क्लास में चैप्टर हमने 5 किया था काउंटिंग इक्वेशन। सैलरी पे करी, कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। रेंट पे करा, कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। एट द एंड हमारे कंक्लूजन में बैलेंस शीट निकल करके आती है। साल में प्रॉफिट कितना हुआ नहीं बता सकते, लॉस कितना हुआ नहीं बता सकते। ऐसे रिवैल्यूएशन में भी अगर हम इस तरीके से एंट्री करेंगे तो पूरे रिवैल्यूएशन का अल्टीमेट प्रॉफिट निकला कि लॉस निकला ये पता नहीं लग पाएगा। इसलिए हमने एक सेपरेट कॉन्सेप्ट निकाला इसको कैलकुलेट करने का। एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाए, इसका नामकरण करा रिवैल्यूएशन अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट है, पीएनएल अकाउंट के अंदर जब भी इनकम हो क्रेडिट में लिखो, एक्सपेंस हो डेबिट में लिखो, सारे एसेट की इनकम एक्सपेंस यहां लिख दो, फिर बैलेंस शीट फिगर नेट पता लग जाएगा कि फाइनली प्रॉफिट हुआ क्या लॉस। जैसे हम पूरे साल के जितने भी इनकम एक्सपेंस होते हैं वो डायरेक्ट कैपिटल में प्लस माइनस नहीं करते, हम ट्रेडिंग पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं ताकि पता लग पाए प्रॉफिट लॉस कितना हुआ। जाना वो भी कैपिटल के अंदर ही, लेकिन इनडायरेक्ट वे से जा रहे हैं ताकि इंफॉर्मेशन कंप्लीट मिल पाए। हमें यहाँ क्या चाहिए और बताइए फटाफट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, सॉरी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर्स में ना डाल करके मैं इस प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालने वाला। यहाँ पर भी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ये लॉस को मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ना डाल करके रिवैल्यूएशन में डालने वाला। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है टू मशीनरी 3 लाख, 5 बिल्डिंग 15 लाख। सपोज दो ही एसेट है और लायबिलिटी कुछ भी नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर अपने आप 12 लाख का प्रॉफिट दिखा देगा। समझ आ रही है ये बात? बड़ा आसान सा टॉपिक है सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इनकम को लिखो क्रेडिट में, एक्सपेंस को लिखो डेबिट में। सर पता कैसे लगेगा इनकम है कि एक्सपेंस है? एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, बताइए इनकम है कि एक्सपेंस? इनकम एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो प्रॉफिट हो रहा है, एसेट की वैल्यू घट रही है तो लॉस हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो
एक्सपेंस हो रहा है, लॉस हो रहा है। लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है तो प्रॉफिट हो रहा है। सर मार्केट वैल्यू एसेट की तो हो सकती है, लायबिलिटी की मार्केट वैल्यू कैसे होती है? हम थोड़ा क्रेडिटर को बाहर मार्केट में लेके जाएंगे, से कौन लेगा बताओ? उसको थोड़ा सेल करना है हमें क्रेडिटर को या लोन को, उसकी वैल्यू में क्यों चेंज आता है, उसमें क्यों चेंज आता है? कई बार क्या होता है कि हम देखो अकाउंटिंग, हमें जैसे आपको पता है कि अकाउंटिंग कोई वैल्यू एडिशन नहीं देता बिजनेस के अंदर। अकाउंटेंट की वजह से बिजनेस की इनकम नहीं बढ़ती। एक फाइनेंस मैनेजर है वो चीपेस्ट लोन ला करके देगा, वो आपकी इनकम बढ़ाएगा। एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर है वो बेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाएगा, आपकी इनकम बढ़ा करके देगा। डिविडेंड डिसीजन जिसका काम है वो कम से कम डिविडेंड में शेयरहोल्डर को सेटिस्फाई कर देगा, वो इनकम बढ़ा करके देगा। लेकिन अकाउंटेंट को इनकम नहीं बढ़ाता, इसलिए उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, बाद में काम किया जाता। तो क्रेडिटर और लोन कुछ पेंडिंग पड़े होते हैं और सालों से पेंडिंग पड़े होते हैं। मतलब जैसे हमने किसी से सामान ले लिया और सामान लेते आ रहे हैं, अब सपोज वो पर्सन फिर लोगों का पैसे लेके मतलब भाग गया, मार्केट से आउट हो गया, लेकिन हम लोग घर ले रखा था उससे, तो अब हमें तक क्रेडिटर भी लाइब्रेरी में लिखा हुआ है, लेकिन 3-4 साल से गायब है मार्केट से, तो पैसे देने नहीं उसको रियल में, ये प्रॉफिट हो गया। दूसरा पेपर क्या होता है, गुड्स जैसे हमारा क्रेडिट लोन में होता है, गुड्स वगैरह आते रहते हैं, एंट्री बाद में कर लेते हैं। तो बहुत सारे गुड्स खरीदे हुए हैं लेकिन अब तक एंट्री नहीं करी, अनरिकवर्ड लायबिलिटी उसे कहते हैं, ये लायबिलिटी बढ़ गई। लोन लिया हुआ है और लोन की इंटरेस्ट की हमने ये टर्म्स कंडीशन रखी हुई है कि 3 साल तक इंटरेस्ट देंगे नहीं, तो 4 साल से इंटरेस्ट देना शुरू करेंगे, ऐसी टर्म्स कंडीशन। 2 साल में लोन लिए हुए तो इंटरेस्ट तो अभी पेंडिंग हो ही गया, उस पर वो लिखना बाकी है। इस तरीके से हमारी जो एग्रीमेंट में चेंज आ जाते हैं या कुछ मिस्टेक्स वगैरह एरर्स वगैरह हो जाते हैं, इससे लायबिलिटी में अप एंड डाउन आता है। ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू तो लायबिलिटी की नहीं होती। तो लायबिलिटी में एसेट में दोनों को हम रिवैल्यूएशन करना है, प्रॉफिट और लॉस कितना डालना। क्लियर हो पा रही है ये बात यहां तक? यस सर। कोई डाउट है यहां तक? सर जो मशीनरी हमें क्रेडिट करा है, जैसे मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, तो मशीनरी अकाउंट क्लोज कैसे होगा? क्लोज क्यों करना है? अगर अकाउंट्स में नहीं, मशीन को क्लोज हो जाना करना है। क्लोज कब करते हैं? जब बेचेंगे। क्लोज कब करेंगे? जब बेचेंगे। इधर आपका खुल गया ना, मतलब क्रेडिट हो गया तो डेबिट तो करना पड़ेगा। फिर आप देखिए सर मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट करा है, उसका डुअल इंपैक्ट कहां जाएगा मशीनरी अकाउंट के अंदर? तो देखिए बैलेंस शीट में ऑलरेडी मशीनरी 12 लाख की लिखी हुई है, मतलब मशीनरी का ऑलरेडी 12 लाख का डेबिट बैलेंस है। अब मैंने एंट्री में मशीनरी अकाउंट को 3 लाख से क्रेडिट कर दिया, उसके बाद बैलेंस जो मशीनरी का बचा वो ऑटोमेटिकली 9 लाख बचा, वो बैलेंस शीट में कैरी होगा, उसकी रिवाइज्ड वैल्यू। क्लोज में करना नहीं क्योंकि डिसोल्यूशन नहीं है, रिटायरमेंट। तो कॉस्ट तो रहेगी मशीनरी। हां जी, कॉस्ट तो रहेगी 12 लाख होनी चाहिए ना, बैलेंस शीट में 12 लाख आनी चाहिए मशीनरी, 12 लाख आनी चाहिए कॉस्ट के हिसाब से। मेरे को बताया था अभी कि पार्टनर्स पे ऑप्शन दिया हुआ है ये लोन है कि आप रिवाइज्ड वैल्यू पर कैरी करो एसेट लायबिलिटी को या ओरिजिनल वैल्यू पर कैरी करो, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, आपको मशीनरी का अकाउंट बना के दिखा देता हूं। 12 लाख ओपनिंग वैल्यू है टू बैलेंस शीट बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 3 लाख और बाय बैलेंस शीट 9 लाख। 12 में से 3 का 9 लाख वैल्यू बच गई, ये बैलेंस शीट में कैरी होगी। हाँ जी, आ जाइए फटाफट से 64 पेज नंबर, 64 पेज नंबर। एक बुक किसी कैरी कर लीजिए और ले लीजिए। पेज नंबर, सेकंड क्वेश्चन। रिवैल्यूएशन अकाउंट वाला जो टॉपिक है वो एडिशन, रिटायरमेंट, डेथ सभी में सेम है, चेंज रेशियो सभी में सेम है। तो उसमें मैं एडिशन चैप्टर में मैंने मतलब बेसिकली क्या टॉप पॉइंट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट वाला टॉपिक है वो चारों चैप्टर में सेम है। तो मैं सेम चीज 4 बार रिपीट ना करा करके इसलिए मैंने उस टॉपिक को एडिशन चैप्टर के अंदर दिया हुआ था।
मैं वही चैप्टर से आपको रिवाइज करवा रहा हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। चलिए 64 पेज पर क्वेश्चन नंबर 2, 64 पेज पे क्वेश्चन नंबर 2। In revaluation account, what amount will be debited or credited and in which side? हम लोग क्या करते हैं कि प्रैक्टिस करते हैं इसकी, हम एंट्री भी करके देखेंगे और लेजर पोस्टिंग भी करके देखेंगे, हर एक पॉइंट में करके देखेंगे। तो एक एंट्री करेंगे और एक छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाएंगे हर एक पॉइंट के अंदर। ठीक है, फुल फ्लेज क्वेश्चन आना है चैप्टर में से। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, तीनों चीजें बनानी होंगी। अभी हम आज की क्लास में रिवैल्यूएशन अकाउंट पक्का कर रहे हैं, एक दो क्लास और चलेगा ही, उसके बाद फिर पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट पे फुल फ्लेज वाला क्वेश्चन बनाएंगे। पहला पॉइंट, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 20,000। मशीन की वैल्यू 20,000 से बढ़ानी है और बुक वैल्यू लिखी है 15,000, मतलब अभी बुक्स में मशीनरी की वैल्यू 15,000। एक बार खुद से ट्राई कीजिए आप लोग, जर्नल एंट्री भी और रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना आएगा और बैलेंस शीट में कितना आएगा। पढ़ लिया ये सभी ने? आंसर भी कीजिए आप बोर्ड पर। मैं क्यों कर रहा हूँ ये तो लिखूंगी। हाँ जी, जो एंट्री करें रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखें, अमाउंट भी और अकाउंट भी और बैलेंस शीट में भी लिखें। आप लोग क्रॉस चेक करें जी, सही करा है कि नहीं करा आप लोगों ने। बुक्स में पुरानी वैल्यू 15,000 है और पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि मशीन की वैल्यू 20,000 से बढ़ गई। तो मशीनरी सर एसेट है, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट होगी, इसलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है। और एसेट की वैल्यू बढ़ना ये प्रॉफिट वाली बात है। प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। एंट्री में अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो लेजर पोस्टिंग में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाएगा बाय मशीनरी अकाउंट। अब आई की बैलेंस शीट पर डिस्कशन करते हैं। बैलेंस शीट में रिवाइज्ड वाली वैल्यू लिखनी है। वेरी गुड, बाकी आप करेक्ट करें, एक छोटी सी मिस्टेक है, बाकी सब कुछ सही है। आप लोग ढूंढे कहाँ मिस्टेक हो रही है, क्या लग रहा है कहाँ मिस्टेक हो रही है। आप एक मिस्टेक ठीक करें। एग्जाम में होनी है मिस्टेक, पहले से हो जाए तो अच्छी बात है, ध्यान से देख लीजिए। सही है, ध्यान से देखिए। जर्नल एंट्री में आना है चेंज वाला अमाउंट। हमेशा जो जर्नल में आता है अमाउंट वही लेजर में आता है, तो ये दोनों अमाउंट तो हमेशा सेम रहेंगे। दिमाग में रख लो, फिट कर लो ये बात। जो अमाउंट जर्नल में आएगा हमेशा वही अमाउंट लेजर में आएगा, और जर्नल और लेजर में चेंज वाला अमाउंट आता है। सिंपल सी बात, ध्यान से देखो जी। क्वेश्चन इनडायरेक्टली यही तो कह रहा है कि 15 था और 20,000 से बढ़ गया और 35,000 हो गया। ये तो कह रहा है क्वेश्चन 15 था, 20,000 से बढ़ गया, 35,000 हो गया। चेंज वाला अमाउंट 20,000 है, एंट्री में 20, लेजर में 20। बैलेंस शीट, अ शीट ऑफ बैलेंस 15 था, 20 से बढ़ गया, अब बैलेंस कितना हो गया, 35,000 हो गया। बैलेंस शीट में बैलेंस आता, ध्यान रहेगा जी, ध्यान रहेगा। नोट करें सभी, बनाना फॉर्मेट छोटा छोटा अपना रजिस्टर बढ़ जाएगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए जी, सिद्धार्थ आ जाइए।
क्वेश्चन नंबर राशि कह रहे हैं क्वेश्चन सेम है सर, आपसे गलती से कॉपी पेस्ट हो गया 2 बार। पूरा क्वेश्चन सेम सा लग रहा है, 15 15 20 20 लगी नहीं रहा कुछ फर्क। अब देख बताएं कुछ फर्क है कि नहीं? हाँ है। सही है। देखिए छोटे छोटे वर्ड बहुत फर्क कर देते हैं। टू और बाई बड़े खतरनाक वर्ड हैं जिनको हम पढ़ते भी नहीं है, वहां से बदल देते हैं। 20,000 से बढ़ना और 20,000 तक बढ़ने में फर्क है। सेकंड वाला क्वेश्चन ये कह रहा है, पहले वाले ने ये कहा कि 20,000 से बढ़ रहा है तो वो 35 हो गया। सेकंड वाला कह रहा है कि 20,000 तक बढ़ रहा है, तो 15,000 20,000 तक बढ़ रहा है, मतलब 5,000 से बढ़ रहा है। जो चेंज वाला अमाउंट है वही एंट्री और लेजर में आएगा, जो नए वाला अमाउंट है वो बैलेंस शीट में आएगा। तो यहाँ 5,000 और बैलेंस शीट में 20,000, ध्यान रहेगा जी। तो 2 और बाई को हाईलाइट कर लें, अलर्ट कर लें, गलती करवाएगा इसलिए कुछ निशान बना लें। आ जाइए थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड। तो सर डिक्रीज हो रही है मशीन की वैल्यू, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, एसेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, इसीलिए मशीनरी अकाउंट हम क्रेडिट कर रहे हैं। एसेट की वैल्यू कम होना ये लॉस वाली बात है, लॉस के केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। थर्ड वाले पॉइंट में भी बाई वर्ड लिखा हुआ है, मतलब कि जो अमाउंट दे रखा है वो चेंज वाला अमाउंट दे रखा है, इसलिए एंट्री और लेजर दोनों में यही आएगा। ओल्ड वैल्यू 35 है, ओल्ड वैल्यू 35। पुरानी वैल्यू 35 और 20 से डिक्रीज हो गया, 20 से डिक्रीज हो गया तो बचा कितना? 15,000 बचा। तो देखिए पिछली बार हमने इसको ऐड किया था क्योंकि बढ़ रहा था, इस बार घट रहा है तो माइनस करा। बैलेंस शीट में बची हुई फिगर आनी है, फाइनल फिगर आनी है, नए वाली फिगर आनी है। लेजर और एंट्री में चेंज वाली फिगर आनी है। एग्जाम में या तो एंट्री मांगते हैं या तो लेजर मांगते हैं, दोनों प्रैक्टिस करा रहा हूं। ज्यादा चांस लेजर के होते हैं, लेजर वाले फुल पेज क्वेश्चन इस टॉपिक के बाद कवर करेंगे। देन बढ़े आगे, आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। 2 और बाई का फर्क है, ध्यान दें 2 और बाई का फर्क है। कोशिश ये रहे बोर्ड पे स्टूडेंट के करने से पहले आपकी कॉपी में हो जाना चाहिए। इनके करने के बाद आपको नोट नहीं करना, इनके करने से पहले आपको कॉपी में कर लेना है और फिर क्रॉस चेक करना है कि सही करा कि गलत करा। एंट्री नहीं लिखी, वहां बदल देते, चलो सिर्फ और ओल्ड वैल्यू 35 और इसमें लिखा हुआ है डिक्रीज टू 20। जी का करेक्ट करें आगे। डिक्रीज टू 20 का मतलब नए वाली वैल्यू 20 है, तो मैं नए वाली वैल्यू लिख रही है बैलेंस शीट के अंदर। 35,000 से घट करके 20,000 तक आ गई, तो चेंज आया है 15,000 का। एंट्री में 15,000 सही है, लेजर में 15,000 सही है। नए वाली वैल्यू 20 है, बैलेंस शीट में नए वाली वैल्यू आएगी। क्लियर हो गई ये बात? आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाइए 5 पॉइंट के। मैं तो सीरियल वाइज दे रहा हूं, मैं तो इंडिविजुअली बुला ही नहीं रहा। तब होगा ना टफ और आसान तो मैं इंडिविजुअली बुलाऊंगा किसी का नाम लेकर, वो तो किस्मत से आएगा। अंदर जाके तो आसान क्वेश्चन आएगा, अंदर नहीं जाकर मुश्किल क्वेश्चन आएगा। मशीन की जगह सर फर्नीचर हो गया इस बार।
पुराने वाली वैल्यू 10,000 है, ब्रॉट अप लेके जाना है ऊपर, मतलब वैल्यू बढ़ने की बात हो रही है, इंक्रीज की बात हो रही है। अमाउंट बता रहे हैं सर। फर्नीचर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, फर्नीचर एसेट है, डेबिट होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट बिल्कुल सही है। एसेट की वैल्यू बढ़ना प्रॉफिट वाली बात है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बिल्कुल सही। दो काम हो रहा है। आपकी बारी है जी, आगे इसके बाद आपकी बारी है इसके बाद। अभी तो बताया मैं किसको कहाँ था, नाला चला है। पुरानी 10,000 है। तो कॉपी में कर लें, बाकी सब भी हो गया तो अगला वाला कर लें, खाली नहीं बैठे। लंबा चलो नहीं, आगे ट्राई कीजिए आप। तो आपने करने के बाद समझाऊंगा, अभी आपको जितना समझ में आ रहा है तो इसके लिए अब आ जाइए। सही है। अब क्या करें, कौन सा पॉइंट बता दो अपना पॉइंट नंबर 5। सही है। पांच बार मोबाइल से डिस्कस कर पाऊंगा लेवल। फर्नीचर लिखा हुआ है कि इस टू बी ब्रॉट अप टू 110%, इसमें भी बाइंग लिखा हुआ, टू लिखा हुआ। इसका मतलब जो 110% करने के बाद जो वैल्यू आएगी ये नई वाली वैल्यू है, रिवाइज्ड वाली वैल्यू। मतलब फर्नीचर पहले 10,000 का था, अब बढ़ करके 11,000 का हो गया।
तो चेंज कितना आया? 1000 रुपए का चेंज आया है, तो जो चेंज वाला अमाउंट है वही एंट्री में आएगा और वही रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आएगा। फर्नीचर की वैल्यू बढ़ रही है, प्रॉफिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में नहीं आएगा, क्रेडिट में आएगा। और नए वाली वैल्यू क्या आता है? कैलकुलेशन वाली सही है, 10,000 मल्टीप्लाई 110 अपॉन 100 11,000, लेकिन ये नए वाली फिगर है क्योंकि ब्रॉड बाई लिखा, ब्रॉड टू लिखा है। ठीक है, तो ये समझना है हमें कि 10,000 का था, नए वाली वैल्यू क्या है, तो चेंज वाली वैल्यू 1000। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे आ जाइए 6 पॉइंट। वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी ब्रॉट डाउन टू 90%, वैल्यू घटा करके 90% तक लेकर के आनी है। दूसरा वैल्यू घटना ये लॉस वाली बात है, लॉस की वजह से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ। फर्नीचर एसेट डिक्रीज क्रेडिट, इसलिए फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होगा। चेंज वाला अमाउंट अगेन 1000 रुपए, इसलिए एंट्री में अमाउंट 1000 आ रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट एंट्री में डेबिट हो रहा है, तो लेजर में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट ही होगा। जो अमाउंट एंट्री में आता है वही अमाउंट लेजर में आता है। फर्नीचर 10,000 का था, तो ये 10,000 का था, 1000 से कम हो गया, 9,000 का बच गया, नए वाली वैल्यू 9,000। क्लियर हो गई बात? आ जाएगी नेक्स्ट 7 पॉइंट। इसमें लिखा हुआ है मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्नीचर इज 20,000, बुक वैल्यू 15,000। सर इस क्वेश्चन में और बाकी 6 क्वेश्चन में क्या फर्क है? 6 क्वेश्चन में बताया था इंक्रीज है कि डिक्रीज है। इस बार क्वेश्चन चुप हो गया भी मैं नहीं बता रहा इंक्रीज है कि डिक्रीज है, तुम खुद देख लो। बुक्स में इतनी वैल्यू है, मार्केट में इतनी वैल्यू है। तो बुक्स में है वैल्यू सर 10,000, सॉरी 15,000, और मार्केट में वैल्यू है 20,000, तो वैल्यू बढ़ रही है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए प्रॉफिट वाली बात है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो लेजर में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। और बैलेंस शीट में नए वाली वैल्यू आएगी, रिवाइज वाली वैल्यू आएगी 20,000। डाउट है कोई यहाँ तक? आगे हिंट दे रखी थी, ग्रीन कलर से ध्यान से पढ़ें। When asset is taken over by the partner, सर जब एसेट की रिवैल्यूएशन की जाती है उस टाइम देखा जाता है कुछ एसेट ऐसी हैं जो हमारे बिजनेस में रखी है लेकिन काम की नहीं है। वो टाइपराइटर है, खरीदा था, वो काम का नहीं है, टाइपराइटर को कौन टाइप करता है, कंप्यूटर ले लिया, बेकार है। कंप्यूटर खरीदा था सर, हर 2 साल बाद टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा अपडेट हो जाती है कि कंप्यूटर लैपटॉप की वैल्यू खत्म हो जाती है। डिडक्शन का रेट सबसे ज्यादा कंप्यूटर लैपटॉप पे होता 60% पर एनम। 60% लगाएंगे तो 2 साल भी नहीं चलेगा क्योंकि 120% हो गया। WDV मेथड से बता 60% डिडक्शन प्रैक्टिकल लाइफ में डिडक्शन लगता है कंप्यूटर पे 60% के रेट से WDV मेथड। उससे ज्यादा हाईली डेप्रिसिएबल एसेट है। तो ऐसे में कोई पार्टनर जो फर्म छोड़ करके जा रहा है और फर्म में कैश है इसको देने के लिए, उससे ये रिक्वेस्ट करते हैं भाई 3-4 एसेट है हमारे काम की आती नहीं है, तू ले जा, हमें कैश कम देना पड़ेगा, ये फायदा हो जाएगा। तो एसेट कोई अगर पार्टनर ले जाता है उसकी इसमें क्या एंट्री होगी, तो आपको मैंने एंट्री बना करके दे रखी है। कोई भी केस आ जाए अगर आपके माइंड में ये वाली एंट्री है तो आप हर केस कर पाएंगे। क्या लिखा हुआ है देखिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट सर, पर्सनल अकाउंट है डेबिट द रिसीवर। पार्टनर एसेट लेकर के जा रहा है तो वो रिसीवर है, डेबिट होगा। ब्रैकेट में लिखा हुआ है कौन सा अमाउंट आना है, एग्रीड वैल्यू। पुरानी बुक वैल्यू पर नहीं लेके जाएगा, आज की वैल्यू पर लेके जाएगा। उसके बाद टू एसेट अकाउंट क्रेडिट लिखा हुआ है, टू एसेट अकाउंट, एसेट की जो भी बुक वैल्यू ब्रैकेट में लिखा है मैंने बुक वैल्यू, बुक्स में जितनी भी वैल्यू है वो लिखा जाएगा। और सर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में भी लिखा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में भी लिखा है, सर ब्रैकेट में लिखा है मैंने बैलेंसिंग। मतलब आपको करना क्या है, पार्टनर कैपिटल डेबिट करो एग्रीड वैल्यू से, एसेट अकाउंट क्रेडिट करो बुक वैल्यू से। उसके बाद देखो कि कौन सी साइड छोटी है, जो साइड छोटी हो वहां रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख देना। डेबिट साइड छोटी है तो वहां रिवैल्यूएशन लिख देना, क्रेडिट साइड छोटी है तो वहां रिवैल्यूएशन लिख देना। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात?
अब 8 पॉइंट पर आते हैं। फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय मिस्टर एडू पार्टनर फॉर 25,000, बुक वैल्यू 20,000। तो एग्रीड वैल्यू 25 है, बुक वैल्यू 20। आ जाइए जी नेक्स्ट। अच्छा इसमें चौथा काम और बढ़ गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री करें, पोस्टिंग करें। अब आ जाइए मिशन। एंड यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट से डेबिट द रिसीवर पार्टनर डेबिट होगा। फर्नीचर एसेट डिक्रीज क्रेडिट, फर्नीचर पार्टनर लेकर के जा रहा है, फर्म से एसेट जा रही है, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होगा। एग्रीड वैल्यू 25,000 है पार्टनर के सामने 25,000, बुक वैल्यू 20,000 है फर्नीचर के आगे 20,000। छोटी साइड कौन सी है? क्रेडिट साइड छोटी है। डेबिट में 25,000 है, क्रेडिट में 20,000 है, क्रेडिट साइड छोटी है, इसलिए क्रेडिट साइड में आया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000। तैयार है? कॉपी वगैरह सब अपनी अपनी सभी चेक करें आंसर सही है या नहीं। बोर्ड पर आकर भले गलत करें, आपको लेकिन ध्यान रहेगा सही आंसर क्या था। आपने बोर्ड पर क्या गलती करी, बोर्ड में भी एक गलती बोर्ड में नहीं होगी। एंट्री बिल्कुल करेक्ट है जी। पहले की एंट्री बिल्कुल आपने लिखी थी, बिल्कुल सही लिखी है एंट्री। पार्टनर रिसीवर है, पार्टनर डेबिट होगा 25,000 से, प्रॉफिट है 5,000 क्योंकि 20 के सेट 25 में बिक गई, 5 का प्रॉफिट हो गया। करेक्ट करेंगे आप। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिल्कुल परफेक्ट है जी। पार्टनर कैपिटल अकाउंट 25,000 से डेबिट हो रहा है, तो 25,000 से ही डेबिट किया जाएगा। 20,000 से फर्नीचर के नाम से, 5,000 से रिवैल्यूएशन के नाम से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिल्कुल सही करा है आपने। अब ध्यान से देखिए, रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट में क्या गलती कर रहे हैं दोनों बच्चे। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कितने अमाउंट से हो रहा है? 5,000 से। 5,000 तो आएगा उधर। और क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स में क्या आता है? डेबिट साइड आती है। डेबिट साइड में क्या लिखा हुआ है? एड्यूस कैपिटल अकाउंट, वो आएगा यहाँ पे पर्टिकुलर्स के बाद।
हाँ बिल्कुल सही है। और आखिरी चीज फिर फर्नीचर सर बचा ही नहीं, मतलब लेते तो लगे पार्टनर, सो बैलेंस तो नील हो गया, तो बैलेंस शीट में फर्नीचर आएगा ही नहीं, बैलेंस शीट में फर्नीचर आएगा ही नहीं। 9 पॉइंट लास्ट करें, छुट्टी हो जाएगी एक आपका इसके बाद। 9 पॉइंट आ जाएगी सीधा। नाइन पॉइंट अपनी कॉपी पे करके दिखाएं, चलिए कर जाएं। 9 पॉइंट अपनी कॉपी पे करके दिखाएं और कर जाएं आपका एग्जाम पास। अच्छा सही है, चलो पार्टनर का नाम दो जगह अच्छा सर आपको साथ में चलना पड़ेगा, पता नहीं
अच्छा और इनकम्प्लीट है ये एक और के लिए अचीवमेंट की वैल्यू करी है डेबिट क्रेडिट हुए क्वेश्चन में 2 ऑप्शन करा इसको